इनसे मिलिए में लीजिए सुनिए मनोवैज्ञानिक और करियर काउंसलर डॉक्टर अजीत वरवंडकर से संजय पांडे की बातचीत। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को संजय पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मनोवैज्ञानिक और करियर काउंसलर डॉक्टर अजीत वरवंडकर जी को। डॉक्टर अजीत वरवंडकर जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। अजीत जी, पिछले कुछ वर्षों के दौरान मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए या करियर के चुनाव के लिए काउंसलिंग शब्द काफी चर्चा में रहा है, लेकिन अभी भी काफी लोग और विशेष रूप से गांव में काफी लोग काउंसलिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो हम आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि काउंसलिंग को किस तरह से समझा जाए, काउंसलिंग क्या है? देखिए, काउंसलिंग यानी उपचार की एक प्रक्रिया। देखिए, रोग के बारे में हम सब जानते हैं जी। हम अक्सर शरीर के रोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि शरीर के साथ साथ मन भी किसी न किसी तरीके के अवसाद से ग्रसित होता है। और जब शरीर में कोई रोग आता है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे उपचार लेते हैं। वो अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट, दवाइयां लिख के देते हैं। लेकिन अगर मन पे किसी प्रकार का अवसाद हो, मन में कोई प्रकार का रोग हो, तो आप एक काउंसलर के पास जाते हैं, जहां पे जो वो उपचार करते हैं, जो अपनी बातों से थेरेपी करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। जिससे कि एक मनोवैज्ञानिक बातचीत करके, जिसको मानसिक अवसाद हो, उसके मन की बात को समझ के उसे किसी न किसी तरीके से उस मानसिक अवसाद से बाहर निकलने का रास्ता बताए, वह प्रक्रिया जो है, इसे हम काउंसलिंग कहते हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि नित नए भौतिक सुख सुविधा के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं जी। मनुष्य बहुत सुख सुविधा में जीने का आदी हो गया है, लेकिन मानसिक शांति कहीं खोती जा रही है। आज मनुष्य का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो गड़बड़ाते जा रहा है। तो क्या वजह है इसकी, और किसी व्यक्ति को ये कैसे समझ में आए कि उसे काउंसलिंग की आवश्यकता है या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये उसे कैसे पता चले? बिल्कुल सही बात कही आपने। आज की डेट में बड़े बड़े मकान हैं इंसान के पास, लेकिन शायद घर नहीं है। आज के डेट में संप्रेषण के इतने साधन है, मोबाइल है, लेकिन बात करने के लिए और दिल की बात रखने के लिए कोई उसका अपना नहीं है जिससे वो अपनी बातें रख पाए। तो अब प्रश्न यह आता है कि कैसे समझे कि मुझे काउंसलिंग की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके निर्णय लेने की क्षमता में कहीं कोई कमी आ रही हो, अगर आपको कभी ऐसा लगने लगे कि आपके डेली रूटीन में जैसा कल तक आप रहते थे, आज वैसा नहीं रह पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में अचानक से ही नैराश्य का प्रवेश हो गया हो और शायद बिना वजह ही आप ज्यादा निराश रहने लगे हो, बिना वजह आप चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो, बिना वजह आप एकांत में रहना पसंद करने लगे हो, आपका अगर खान पान रुचि आपकी उठती हुई नजर आ रही है और आपके अपने आप को कई बार इस चीज का मानसिक रोग या मानसिक विकार या मानसिक अवसाद हमारे मन में घर कर चुका है, और हमें जरूर काउंसलर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और कहूँ कि ये मानसिक विकार जो है इंडिया में 33 से 40% के रेट से बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर हम देखें तो बड़ों में, वयस्क लोगों में हर 3 में से 1 वयस्क किसी न किसी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रसित है, ऐसा अनुमान है। और आपको आश्चर्य होगा यह जान के कि एक निम्हांस की स्टडी में आया है कि हर 5 में से 1 बच्चा या युवा जो 18 साल से कम हो, वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक अवसाद से ग्रसित है। तो ऐसे में यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि हमें मानसिक रूप से किसी न किसी अवसाद
ने ग्रस लिया है, यह स्वीकार कर लें और हम जैसी ही जरूरत हो जल्दी से जल्दी हम किसी न किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक के पास और प्रोफेशनल सलाह और हेल्प लेने के लिए जरूर जाएं। जब ये समझ में आता है कि उसे कोई मानसिक समस्या है, मानसिक विकार है, उसके मित्र या उसके घर वाले बोलते हैं कि तुमको कोई समस्या है, तो सबसे पहली बात यही मन में आती है कि इसको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और लोग उसे यही सलाह देते हैं कि भाई तुम मनोविज्ञान के डॉक्टर के पास। और इसमें यह भी होता है कि लोग यह सोचते हैं कि ये पागल हो गया है, बिल्कुल, या ये पागलों की बीमारी है। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं तो करियर मनोवैज्ञानिक हूँ, करियर काउंसलिंग पिछले 30 वर्षों से करता आ रहा हूँ। आज से 10-15 साल पहले तक संजय जी, जो करियर काउंसलिंग के लिए लोग मेरे पास आते थे, वो कभी अगर किसी बाजार में या सामूहिक जगह पे कहीं मुलाकात करते थे तो मुझसे कटते थे। उनको ऐसा लगता था कि अरे मैं तो काउंसलिंग के लिए गया, मतलब कोई ना कोई मेरे अंदर कोई कमी है। और लेकिन आज के डेट में लोग फेसबुक पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे लिख के ये एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं, मैंने करियर काउंसलिंग लिया। तो परिवर्तन आ रहा है। पहले जैसे ये विषय टैबू हुआ करता था, अब ये विषय टैबू नहीं है। लोग एक्सेप्टेंस की ओर जा रहे हैं और हम सबको इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि भाई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, शरीर का विकार है वैसे ही है मन का विकार है, और विकार है तो उसका उपचार भी है। और उपचार करने वाला अगर कोई काउंसलर है, कोई मनोवैज्ञानिक है, तो आपको अवश्य उसके पास जाना चाहिए और अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान लेना चाहिए। हाँ, एक चीज बस ये है कि आप काउंसलिंग लेने के लिए कभी भी किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास ही जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनुभव के आधार पर काउंसलिंग करते हैं, कर भी सकते हैं, मगर बेहतर यही होगा ना, जैसे अगर आपके पास किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप पीडियाट्रिक के पास ही जाएंगे, किसी नीम हकीम के पास शायद ना जाएं, तो किसी प्रोफेशनल के पास ही जाएं, वो ज्यादा उचित है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास जाए और कब व्यक्ति काउंसलर के पास जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं हमेशा से यह कहता हूं कि पहले मतलब स्टेप वाइज ही जाना चाहिए। पहले आपको एक काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे आप चर्चा करिए, उनसे सेशन लीजिए और वो आपको जरूर यह मार्गदर्शन दे पाएंगे कि क्या जो भी रोग है, चाहे वो ओसीडी हो या डिप्रेशन हो या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पीटीएसडी है, जिस भी प्रकार की आइडेंटिफाइड बीमारी है, मन की बीमारी है, तो क्या वो बिहेवियर थेरेपी से ठीक हो सकती है या उसमें आपको दवाइयां लेने की जरूरत है। तो जब आपको लगता है कि दवाइयां लेने की जरूरत है, वो मनोवैज्ञानिक आपको डेफिनेटली एडवाइस करेंगे, तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास अवश्य जाएं। बिकॉज साइकेट्रिस्ट के पास वो सारे इंटरवेंशंस उपलब्ध होते हैं, चाहे दवाई देना हो या और जो उनके क्लिनिकल इंटरवेंशंस होते हैं। जब रोग असाध्य हो जाए या नॉर्मल बिहेवियरल काउंसलिंग थेरेपी से उसके ऊपर काबू पाना सहज संभव ना हो पाए, उस समय आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ही सही समय पर सलाह दे पाएंगे कि कब उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। अवश्य मनोवैज्ञानिक आपको एक सही समय पर सही सलाह डेफिनेटली दे सकते हैं। अच्छा देखिए, मनोवैज्ञानिक के पास जाने से एक ये रास्ता आपके पास बचा रहता है कि बिना दवाइयां लिए ठीक हो सकते हैं। देखिए क्या है, यह रोग भी तो बिना किसी दवाइयों के मन में, शरीर में प्रवेश किए हुआ है ना। अगर बिना किसी एडिशनल केमिकल को शरीर में ग्रहण किए ये रोग आया है, तो बिना किसी केमिकल को डाले निकल भी सकता है। बस ये है कि आपको उस मनोदशा में आना है, आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे भय, ये भी एक फियर, एक अपने तरीके का एक मानसिक रोग ही हुआ। तो जिस तरीके से भय भी दूर हो सकता है, स्ट्रेस भी दूर हो सकता है, एंजाइटी भी दूर हो सकती है, तो प्रयास ये रहे कि एक मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से अगर आपका रोग दूर हो जाता है, नहीं तो फिर दवाइयां तो ही हैं, फिर साइकेट्रिस्ट ही हैं। और उसके अलावा भी आगे न्यूरो साइंस में इतनी प्रगति कर ली है आज के डेट में कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अजीत जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब कोई मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति या बालक या युवा आपके पास पहुंचता है, तो उसकी समस्या क्या है, ये आप कैसे पता करते हैं? क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि उसे खुद ही अपनी समस्या के बारे में पता नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी परिस्थिति में यह है कि हमने जो देखा है कि आप सिर्फ सामने वाले की बात सुन लो,
उसे कहने का अवसर दो, अधिक से अधिक कहने का अवसर दो। जब मैं आपको बताऊं, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो घंटे भर के सेशन में वो 50 मिनट अपने मन की बात ही कहते हैं, और जब वो अपने मन का सारा कुछ कह देते हैं तो उनकी जो बातें होती हैं उससे हमको ये अंदाजा लगता है कि उनको किस तरीके का मनोरोग है या किस तरीके की समस्या से वो परेशान है। सो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो राज है वो है सुनना। जी एक काउंसलर अगर कोई एक काम बहुत अच्छे से करता है तो वो सिर्फ सुनता है, जी समझता है। तो सुनना एक बहुत प्रथम प्रक्रिया होती है जिससे हम, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम करके, जो मानसिक रोग है, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि है कि नहीं, और है तो किस स्तर पे है, कितना है, उसकी कितनी पहुंच हो चुकी, तीव्रता है। ये सारी चीजों के अलग अलग साइकोमेट्रिक असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिससे इसको पता किया जा सकता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काउंसलर जब समस्या जान लेता है तो वो समस्या को, मनोविकार को किस पद्धति से, किस तकनीक से दूर करता है? सबसे पहला तो काउंसलर और काउंसली के बीच में एक विश्वास का नाता एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जब वो ट्रस्ट वो एस्टेब्लिश हो जाता है तब फिर काउंसली को किसी भी प्रकार का थेरेपी देना, किसी भी तरह की इंटरवेंशन देना आसान हो जाता है। जैसे जो काउंसली है उसे लगता है कि मुझे तो सब आता है, लेकिन जिस समय उसे ये विश्वास हो जाए कि मैं इस मनोवैज्ञानिक के पास गया हूं, मैं इस काउंसलर के पास गया हूं और इस काउंसलर को शायद मुझसे ज्यादा पता है और साइंटिफिक तरीके से पता है, और दूसरा उसमें यह विश्वास उसके मन में स्थापित हो जाए कि नहीं, यह व्यक्ति मुझे मदद कर सकता है ना। हम बचपन में भी अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं, कोई भी छोटी मोटी समस्या होती तो हम अपने पेरेंट्स के पास, बड़े भैया दीदी के पास या टीचर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में वो एक आस रहती कि अगर मेरी छोटी सी भी कोई समस्या है, आपके दृष्टिकोण से छोटी होगी, उस बच्चे के दृष्टिकोण से बड़ी समस्या होती है, तो उसे विश्वास रहता है कि मैं इनके पास जाऊं तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो का अर्थ ये होता है कि जिस समय आपके मन में विश्वास आ जाता है कि इस व्यक्ति के मार्गदर्शन में मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती। तो एक काउंसलर का पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि काउंसली के साथ एक विश्वास का रिश्ता निर्मित करे। और इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि सिर्फ एक सिटिंग में आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत में तो आपको अपना रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है। धीरे धीरे 2 4 5 इंटरवेंशंस में आप उसकी समस्या को कुछ समाधान की ओर ले जा सकते हैं। बच्चों को लेकर जब कुछ मनोविकार सामने आता है जी, तो अभिभावकों को ये लगता है कि भाई बच्चों को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, तो हमें काउंसलर के पास क्यों जाना चाहिए? तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण संजय जी प्रश्न आपने किया। हर माता पिता को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छे से जानता हूं, और जब करियर काउंसलर हूं मैं, तो जब काउंसलिंग का सेशन करता हूं तब मैं भी यह मान के ही चलता हूं कि पेरेंट्स आर द बेस्ट करियर काउंसलर, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी जो समाज जिस गति से जा रहा है, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो वो जमाना था जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, समाज में, परिवारों में काफी बातचीत होती थी, माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, आज मम्मी और पापा दोनों अपने प्रोफेशन में व्यस्त हो गए हैं। तो आज के डेट में ये देखने में आया है कि माता पिता और बच्चों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया है। देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और मैं जब काउंसलिंग के दौरान 14 से 18-20 उम्र के बच्चों से मैं कॉन्फिडेंस में जब पूछता हूं कि आपकी निजी जीवन का, आपके मन का, आपकी सोच का कितना प्रतिशत आपके पेरेंट्स को पता होगा, तो अक्सर जो सबसे बड़ा प्रतिशत जो किसी बच्चे ने बताया है वो है 10 से 15%। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आज बच्चा खुद कह रहा है कि मेरी लाइफ के 10-15% से ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो माता पिता में अक्सर यह गलतफहमी होती कि मुझे तो अपने बच्चे के बारे में सब मालूम है। मेरे पास काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा शाई है, बहुत इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करता। और जब मैं उसका साइकोमेट्रिक असेसमेंट करता हूँ, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करता हूँ,
और बंद कमरे में बच्चे से अकेले बात करता हूँ तो समझ में आता है वो कहीं इंट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के सामने वो एक अलग व्यवहार रखता है। उनको वो पता ही नहीं चलने देता बच्चा कि उसका रियल नेचर क्या है। तो ये जो सामाजिक जो दर्पण है ये इस तरीके से अभी बदला है, जिसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आया है, जिसकी वजह से माता पिता को अपने बच्चों की रियलिटी के बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में, और इसलिए हम कई बार देखते हैं ना कि माता पिता को पता ही नहीं और बच्चे ने सुसाइड जैसी बहुत बड़े इसको भी अंजाम दे दिया। तो ये गैप तो है सर, और पेरेंट्स को इसको स्वीकार करना ही होगा कि उन्हें एक थर्ड आई की ज़रूरत होती है। हम थर्ड आई यानी काउंसलर्स आई को मानते हैं कि आप जो अपनी दो आंखों से जितना देख समझ पा रहे हो, उसके अलावा एक काउंसलर की जो थर्ड आई है वो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से परिस्थितियों को समझ के ज़्यादा बेहतर आपको सुझाव और विकल्प दे पाए। अक्सर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ बहुत गंभीर समस्या थी और किसी तरह से भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद तो बहुत ही चमत्कारिक असर हो गया। तो ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे अभिभावकों को ये बात समझ में आती है, काउंसलिंग का महत्व समझ में आता है। बिल्कुल अवश्य। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि समझाने के साथ साथ काउंसलिंग में आप ऐसी और कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत प्रभावकारी होती है? देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की तकनीक होती है। मैं आपसे कहूँ, अगर किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस हो तो आपके पास जितनी भी राशि हो, जो भी आपके पास पैसे हैं, उसको जेब में रखिए और आप विंडो शॉपिंग करके आ जाइए। विंडो शॉपिंग है ना, आप किसी बड़े से मॉल में चले जाइए और जितनी भी चीज़ें वहाँ रखी हैं उसको देख के उसको खरीदने का आपका एक विचार बना के, और फिर नहीं मुझे ये नहीं लेना है, फिर आगे की दुकान में चले गए। इस तरीके का विंडो शॉपिंग करके आ जाइए। देखिए, कई बार आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। कई बार हमने देखा है कि गृहिणियों को अगर स्ट्रेस होता है तो आप घर की साफ सफाई कर लीजिए पूरी, कुछ नहीं तो आप हर घर में जो सामान रखा रहता है उसकी एक व्यवस्था रहती है, आप घर की इकोसिस्टम को चेंज कर लीजिए। आपका जो सामान रखा है, सोफा का दिशा को, कुर्सियों की दिशा को बदल लीजिए। इस तरीके के इंटरवेंशन से भी स्ट्रेस दूर होता है। संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। म्यूजिक थेरेपी जो होती है उससे भी आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। योगा, एक्सरसाइज करना, और एक बहुत ही बेस्ट थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग वॉक। आप सुबह घूम के आइए। कितने भी गहरे से गहरे अवसाद में, स्ट्रेस में हो कोई व्यक्ति, अगर वो मॉर्निंग वॉक करके आता है फ्रेश एयर में और सूर्योदय के साथ साथ ही, तो उसका तनाव बहुत कम होता है। फिर आपने अखबारों में कहीं पढ़ा या मीडिया में देखा होगा, लाफ्टर थेरेपी होती है जिसे कहते हैं हम बेवजह हंसना। और अगर आपने जीवन में बेवजह हंसना सीख लिया तो कोई वजह आपको निराश कर ही नहीं सकती। तो लाफ्टर थेरेपी है, मेडिटेशन है, ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है ब्रेथ मेडिटेशन, यानी जिसे हम आनापानसती भी कहते हैं। अपने श्वास की ओर ध्यान को केंद्रित करना और कुछ देर सिर्फ शांत बैठे रहना। ऐसा कहते हैं कि कुछ देर में आप सिर्फ 17 सेकंड भी अगर अपने मन को शांत कर पाए तो आपका मानसिक अवसाद थोड़ा थोड़ा कम होते रहे। लेकिन आज के युग में हमारा मानसिक विचलन इतना ज्यादा है, हर क्षण हमको किसी न किसी तरीका का मोबाइल का पिंग आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, अखबार में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं। लोग मतलब इतनी ज्यादा चहल पहल है मानसिक रूप से कि हम 17 सेकंड के लिए भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल इंटरवेंशन है। ऐसी बहुत सारी थेरेपी, डांस एक बहुत अच्छा थेरेपी है। ये देखिए, डिपेंड करता है कि जो काउंसली है, अब हर कोई डांस नहीं कर सकता। हो सकता है किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो या कोई और बीमारी हो, किसी को हो सकता है संगीत पसंद न हो। तो हम ये देखते हैं कि किसके साथ कौन सी थेरेपी ज़्यादा अच्छे से जा सकती है और उसके हिसाब से उसको वो थेरेपी सजेस्ट करते हैं। अजीत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर चाहे बच्चे हों या युवा हों, जो भी परीक्षार्थी हैं, उन्हें परीक्षा के समय बहुत डर लगने लगता है और आजकल ये समस्या बहुत बढ़ते जा रही है, खासतौर से कोविड महामारी के बाद, जबकि 2 वर्ष जो अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत कम था, धीमा था, और उसके बाद ये समस्या और विकराल रूप में सामने आ रही है जी। तो इस बारे में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी मैं एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2021 में हमारे देश में सिर्फ परीक्षा के भय से
13,079 विद्यार्थियों ने सुसाइड आत्महत्या की है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत डराने वाला आंकड़ा है और चिताने वाला आंकड़ा है कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं इसे कहता हूं परीक्षा वैराग्य। तो होता यह है कि जैसी ही परीक्षाएं करीब आने लगती हैं तो ये एक मानसिक अवसाद है, परीक्षा वैराग्य, ये बच्चों के मन में आने लगता है। वो अक्सर भय की वजह से ही प्रवेश करता है, क्योंकि बच्चों को एक भय रहता है कि मेरी शायद तैयारी अच्छी नहीं हुई है, या तैयारी अच्छी हुई हो तो क्या मुझे उतने अंक मिल पाएंगे जो मेरे माता पिता या मेरे गुरुजन मुझसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, मैं कंपटीशन में क्या सफल हो पाऊंगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न बच्चे को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा का भय और परीक्षा से दूरी स्थापित करने की इच्छा, जिसको हम कहते हैं परीक्षा वैराग्य, बच्चे के मन में आ जाता है। और यहाँ पे मैं कहता हूं कि काउंसलर से भी ज्यादा माता पिता की भूमिका होती है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे स्थान पे माता पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जब आप देखें कि आपका बच्चा किसी न किसी तरीके से पढ़ाई को अवॉइड कर रहा है, अपने आप को पढ़ाई से डिस्टेंस कर रहा है, या उसके अंदर कुछ अलग ही प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं कि वो सो ज्यादा रहा है, या सुबह बहुत ज्यादा उठना नहीं चाहता, या खाना पीना उसने कम कर दिया हो, या अत्यधिक खाना पीना बढ़ा दिया हो, या चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया हो, और उसका ध्यान कभी पढ़ाई में ना लग रहा हो, उसे कोई बातें याद, बच्चा कहेगा मम्मी मुझे याद नहीं होता, मैं कितनी बार लिखने के प्रयास करता हूं। आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार से एक परीक्षा वैराग्य या परीक्षा से भय निर्मित हो गया है। और ऐसे समय में माता पिता को एक चीज जो नहीं करनी चाहिए और एक चीज जो करनी चाहिए, दोनों बताता हूं। नहीं करना चाहिए वो ये कि हमको बच्चे को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। जब काउंसलिंग के लिए मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों से मैं पूछता हूँ मम्मी पापा को क्यों नहीं, सर क्या मतलब है, वो तो और डांटना शुरू कर देते। मैंने तो क्रिकेट बहुत खेली तो वो मुझे बोलते कि तुझे तो पहले ही कहा था, तू पूरे संडे क्रिकेट खेलता रहा, तूने पढ़ाई नहीं किया। तो मैं माता पिता से कहता हूँ भाई डरे हुए को क्या डांटना, वो तो पहले ही परीक्षा से डरा हुआ है, आपसे भी डर निर्मित हो जाएगा। ऐसे समय में ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप बच्चे को समझें, उसको अपने मन की बात कहने दें। देखिए एक ग्लास में अगर मटमैला पानी है तो उसको निकाल दीजिए ना, उसके मन में जितनी बातें वो बोल देगा हल्का महसूस करेगा, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे प्रोत्साहित करें। रातों रात चमत्कार एक्सपेक्ट ना करें कि हमने बच्चे को आज मोटिवेशन दे दिया, बच्चे को आज कुछ बातें ऐसी कह दी कि वो 1 घंटे के अंदर वापस से नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं होता। माता पिता को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीजें उनके पहुंच से बाहर हो रही हैं या उनके समझने और समझाने से बाहर हो रही हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक प्रोफेशनल से जरूर मिलें और जल्दी से जल्द मिलें, ताकि आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसका निदान किया जा सके। अजीत जी, परीक्षा के बाद इस प्रतिस्पर्धा के युग में जो सबसे बड़ी समस्या होती है एक युवा के समक्ष, वो होती है कैरियर की। जी बिल्कुल। यहाँ पर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करे, किस दिशा में जाए, कौन सा कैरियर में आगे बढ़े, कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पर माता पिता भी बहुत सही ढंग से मार्गदर्शन की स्थिति में नहीं पाते अपने आप को। ऐसी दशा में युवाओं को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए देश में 900 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 5,000 से ज्यादा करियर के विकल्प हैं। एक जमाना था जब कहते थे कि लड़की है तो बायो ले लो और लड़का है तो मैथ्स ले लो, मामला फिनिश, क्लोज। इससे ज्यादा कुछ करियर का मामला होता ही नहीं था। लेकिन आज इतने विकल्प हैं कि जहां ज्यादा विकल्प होते हैं तो कंफ्यूजन भी वहां उतनी ज्यादा होती है। और नए एज में जो खास करके कोविड के बाद आपने कहा, ये पूरा डिजिटल युग हो चुका है हर चीज में। आज तो मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्टर को भी डिजिटल एक्सपर्ट होना जरूरी है। आज के डेट में जो सर्जरी होती है 70% सर्जरीज वो डिजिटल ड्रोन इनेबल्ड होती हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने डॉक्टर बन गए तो आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो तो भी चलेगा। तो पहला ये स्किल ओरिएंटेड जमाना हो गया है। करियर स्किल के मार्ग से आपको आगे लेके जाता है। और करियर को अगर मैं थोड़ा साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो आपके करियर का फिटमेंट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए भी अलग से साइकोमेट्रिक असेसमेंट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, जिसमें किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व, उसकी अभिक्षमता और उसकी व्यावसायिक रुचियों तीनों का आकलन करके
अलग अलग करियर से उसका मिलान किया जाता है ना। जैसे कि उदाहरण स्वरूप जस्ट एक समझने और समझाने के लिए, कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, यानी वो नए लोगों से बहुत अच्छे से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, बातें कर लेता है, तो उसके लिए एक जर्नलिज्म का, सेल्स का ये करियर जो है ज़्यादा सुटेबल रहेगा बनिस्बत की जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो। इसी तरीके से व्यक्तित्व के बहुत सारे अलग पैरामीटर्स होते हैं कि कोई बच्चा बहुत लॉजिकल होता है, कोई बहुत इंट्यूटिव होता है। वैसे ही एप्टीट्यूड होती है, किसी की लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती, किसी की नंबर स्किल्स बहुत अच्छी होती। अब जिसकी नंबर स्किल अच्छी नहीं, उसको आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भेज दिया तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो इसलिए हम जब करियर काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे का एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं इन 3 पैरामीटर्स पर: व्यक्तित्व, उसकी अभिक्षमता और उसकी व्यावसायिक रुचि, और उसके हिसाब से मिलान करके ये देखते हैं कि आने वाले 10 सालों में ये बच्चा किस तरीके के करियर में खुश रहेगा। देखिए एक और चीज, करियर काउंसलिंग आप बच्चे की किस उम्र में करते हैं? जब वो कक्षा 9वीं 10वीं में हो। लेकिन हम किस समय की बात कर रहे हैं? जब वो आज से 8 साल 10 साल बाद अपने करियर में प्रवेश करेगा। तो ये भविष्य की सोच होना, भविष्य को समझने वाला जो बात है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिसर्च किया आज से 3 साल पहले, और ये बड़ा एनलाइटनिंग रिसर्च है। उसके अनुसार हर लगभग 7 सालों में 65% करियर के विकल्प विलुप्त हो जाते हैं। आप सोचिए, एक जमाने में आप परीक्षा में बच्चे जब आवेदन देने के लिए फीस जमा करते तो कैसे करते थे? डीडी से करते थे, पे ऑर्डर से करते थे, है ना, बैंक में जाके चेक करते थे। आज वो सब नहीं होता। आज ऑनलाइन अंगूठा लगाया और पेमेंट ट्रांसफर हो गया, है ना। तो इस तरीके से करियर के विकल्प भी बहुत तीव्र गति से बदलते हैं। तो बच्चे की जो अभिक्षमताएं उसको स्किल से मैच करके और भविष्य के आने वाले करियर का आकलन करके उस दिशा में उसको ले जाना, ये ज्यादा जरूरी है। अजीत जी, आप हमारे ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे विद्यार्थियों को ये कहूंगा कि अपने आप को बिल्कुल पूरा शक्तिशाली समझो, कभी भी निराश ना हो, और आपके पास जितना समय है एक ही प्रण करो कि बचे हुए समय का सबसे अच्छा सदुपयोग मैं किस तरीके से कर सकता हूं, और उस बचे हुए समय में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करो और डरो मत। क्योंकि कहते हैं ना, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? अरे कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। क्या बात। विश यू ऑल द बेस्ट। तो डॉक्टर अजीत वरवंडकर जी, आज आपने कैरियर को लेकर, बच्चों के मनोविज्ञान को लेकर, और मनुष्य जो अवसाद की स्थिति में पहुंचता है उससे कैसे बचा जा सकता है, इस बात को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।